कोर्स इंडिया चाहेगा कि वो अपना अनबीटन रिकॉर्ड को मेंटेन करे. इट्स अ रेड रबर मैच इन अबू धाबी. इंडिया विल फेस ओमान एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस. एंड राशिद भाई, आई थिंक इस वक्त इंडिया को कोई टीम और कोई टफ टाइम नहीं दे सकी. उनके पास बेस्ट बॉलर्स हैं इस टाइम, उनके बैटर्स ज़बरदस्त निक में है. आई थिंक गुड प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी आज सुपर फोर्स में इन अ वेरी डिफरेंट कंडीशंस एज वेल. डिफरेंट कंडीशन है और अबू धाबी में खेल रहे हैं लोग और अपनी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे. पावर प्ले देखते हैं कैसा खेलते हैं. अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल है. शुभमन गिल ने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हुए नहीं है और वो काफ़ी अर्से के बाद टीम में है. उनको ज़रूरत है मैचेस खेलने की है. और जब बात करें राशिद भाई, हम लोग इंडियन बैटर्स को एक दफ़ा देख लेते हैं जिस तरह आप बात कर रहे थे. और यू नो ऑफ कोर्स साथ इसमें अगर हम देखते हैं अभिषेक शर्मा को, अगर देखते हैं इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. ये सैम्पल था अभी हमने अगर 2025 की बात करते हैं, 307 रन है, स्ट्राइक रेट 216.2 है, एवरेज बड़ा हेल्थी है इनका. शुभमन गिल 2 मैच हैं अभी इसी के एशिया कप के खेले में. सूर्या कुमार यादव और बहुत ज़्यादा रन नहीं है, स्ट्राइक रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड प्रीवियस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. तिलक वर्मा हो, संजय सैमसंग हो, इनकी भी कम मैचेस खेले हैं यहाँ पे. लेकिन अगर हम इनका ओवरऑल इस रिकॉर्ड देखते हैं, 140 150 का स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरी तिलक वर्मा और संजू की. तो ये 5 बैट्समैन इनके टॉप के हैं, काफ़ी अच्छे परफॉर्मर हैं. और ये अगर पिचेस अच्छी बैटिंग पिचेस मिली तो इनका रिकॉर्ड अच्छा ही रहेगा. बाकी अगर हम देखते हैं कि ओमान की अगर नज़र आए, हाँ, ओमान के बैटर्स में हम साथ जी, ओमान के भी अगर हम देख लें साथ में, उनके जो बैटर्स हैं, कंपटीशन बहुत हाई तो नहीं हो सकता इसमें, लेकिन ऐसी टीम का होता है कि उनको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, इनके ख़िलाफ़ खेलेंगे. जतिंदर हैं इनके पास, जिनके पास 105 रन 149 का स्ट्राइक रेट है. आमिर कलीम है, अराउंड 43 ईयर्स के हैं, 114 रन 128 का स्ट्राइक रेट है. और शुक्ला है इनके पास, विनायक शुक्ला 125 का स्ट्राइक रेट है. रन ज़्यादा नहीं है, मैचेस बहुत कम है, 5-4 मैचेस 2025 में मैचेस खेले में. इनको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है ओमान को स्पेशली, कि जिस तरह से उनको आखिर में ऐड किया गया और बड़ी टीम के खिलाफ वो खेल रहे हैं. ये बहुत ही अच्छा साइन है. मेरे ख्याल से एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बेहतर तरीका यही अपनाया कि 6 टीम थी पहले, फिर 2 ऐड की, हांगकांग एंड ओमान. इनका एक्सपीरियंस मिलना चाहिए और मैचेस बढ़ जाते हैं और इनको और मौके मिलते ही नहीं है कहीं. अब ये क्वालिफाइंग में चले जाएंगे, वर्ल्ड कप 2026 जो इंडिया में हो रहा है, क्वालिफाइंग खेलेंगे, उसमें क्वालिफाई करेंगे. यही इनकी पास अपॉर्चुनिटी होती है. तो हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं होती. हाँ, एक आध अपसेट आपस में ये खेल रहे होते हैं तो उसमें तवक्को होती है. तो ये मैच आज का तो ऐसे ही है कि इंडिया किस तरह से खेलता है, हमें ये देखना है. हाँ, बिल्कुल. उनका लो ऑर्डर भी अभी टेस्ट नहीं हुआ ना, सो आई एम श्योर दे वांट टू बैट इट आउट टुडे. एंड अहमद अक्सर का कंट्रोल, वरुण की मिस्ट्री, आई मीन द स्पिन ट्रियो, और अगर हम लोग कुलदीप ने टूर्नामेंट 7 विकेट्स, इकोनॉमी अंडर 4, क्या ये तीनों बॉलर्स आर द बेस्ट इन एशिया कप राइट नाउ एंड रियली जस्ट एंजॉयिंग देयर टाइम इन दीज कंडीशंस? जी बिल्कुल. लास्ट टाइम भी आए थे तो बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट खेले थे. प्रिपेयर लगते हैं एक चीज़ के लिए. रिजल्ट आना ना आना एक डिफरेंट बात होती है, लेकिन जब वो आते हैं तो ना प्रिपेयर आते हैं, अच्छी टीम अनाउंस करते हैं, उनके पास इनफ प्लेयर्स होते हैं किसी भी कंडीशंस के लिए जिसमें वो चूज़ कर सकें. फिर या जो फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है T20 के अंदर कि आपके बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट आप देखें हायर साइड के ऊपर है सारी तमाम बैटर्स का. फिर यंगस्टर्स जो आ रहे हैं वो नंबर 1 भी बन गए हैं T20 के अंदर, यू नो, लेकिन किसी को पता भी नहीं है बिकॉज दे डोंट बिलीव इन सच थिंग्स. वो जीतने पे जो टीम के प्लान है, कॉम्पोजिशन है, क्या टीम का प्लान बना है, इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं. और बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है. ये वो मैचेस होते हैं जिनमें आप अपने यंगस्टर्स को ट्राई कर सकते हैं, या वो प्लेयर जिनकी अभी बारी नहीं आई है निचले ऑर्डर्स पे, आप उनको ऊपर, क्योंकि ये डेड रबर गेम है और उनके प्लेयर्स में कोई सारे सेटल्ड हैं. तो ये वो मैचेस होते हैं जिसकी सिक्कुए भी बात करते हैं कि आपको चांस देना चाहिए. तो यहाँ पे भारत को अब मेरे ख्याल से अब देखेंगे कि जिस प्लेयर की इनफ बारी नहीं आई होगी या इनफ बॉलिंग नहीं की होगी इस मैच के अंदर, आप देखेंगे कि वो उनको भी इनफ बॉल्स देंगे ताकि वो भी मैच रेडी दिख सके जब
क्रंच मैचेस आए। So of course सिकंदर, there's so many players to watch out, but अगर आप पाकिस्तानी कैंप में हैं, आप पाकिस्तानी के डेटा एनालिस्ट हैं या पाकिस्तान टीम के साथ हैं, why should you be watching today's match of India? आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए आज इंडिया के मैच में, क्या ऑब्जर्व करना चाहिए दिस मैच? संडे को हमने खेलना है। जो भी वो बात कर रहा था ना कि नए बच्चों को चांस देना चाहिए और इंडिया को फिर बैटिंग भी पहले करनी चाहिए ताकि ओवर पूरे खेले, ये ना करे 5 ओवर में ख़त्म करके 4 ओवर में वापस चला जाए तो उसको प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। अच्छा, जो एनालिस्ट की बात कर रहे हो, डेटा एनालिस्ट को कोई देखता भी है जाकर? मतलब ये सवाल मैं कर रहा हूँ और आई विश कि कभी मुझे इतना मौका मिल जाए कि मैं 2 दिन ड्रेसिंग रूम में रहूँ और सारी चीज़ें मुझे पता चल जाएंगी टीम के साथ रह के ना। Siku, you should try. You're in Dubai. आज चले जाएं। हाँ, I suggest थोड़ा ऑब्जर्व करें। सुलेमानी टोपी मिल सकती है। छोटे पकड़ के ले जाएंगे। नहीं, प्लीज कंटिन्यू। जोक्स असाइड। देखिए, मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है ना टीम के साथ, मैंने देखा कोई इंटरेस्टेड नहीं होता डेटा मालूम करने के लिए, देखने के लिए कोई नहीं इंटरेस्टेड होता। हाँ, कोच हो सकता है कि वो देखना जाए कि भाई स्पिनर उनके कैसे, देखिए ये कंडीशंस जो है ना उनके स्पिनर्स के लिए आइडियल हैं, इसमें सारे जो उनके स्पिनर्स हैं मतलब उनके लिए तो आइडियल है, इसलिए वो चेंज कर देते हैं, वरुण को कहीं नहीं ले जाते तो इधर ले आते हैं, उनके पास चॉइसेस भी बहुत ज्यादा है, हमारे पास चॉइसेस नहीं है। हमने तो उन लड़कों को वापस बुलाया है, स्पिनर को, मोहम्मद नवाज को, कि जो कि मतलब गुजर चुका था, वापस लेकर आए उसको कि भाई आ जाए वापस। उससे पहले हमने बनाने की कोशिश नहीं की ना, तो अब जो है सुफियान को लेकर आए नए बच्चे को, तो अब उसको हमने डोमेस्टिक क्रिकेट खिला के बनाना है। तो ये अब इंडिया को आज चाहे तो मेरे ख्याल से डेटा एक्सपर्ट को बैठ के उनको देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं और एक रिपोर्ट बना के देनी चाहिए कोच को, अगर कोच नहीं देखा या कोच मैं हूं तो मैं डेटा मैं भी बैठ के इसके साथ देखूं और देखूं कि क्या क्या हो रहा है, किस तरह कर रहे हैं। ये चीजें जो है ना बड़ी काम आती हैं। फिर आप टीम मीटिंग में उनको बताएं कि देखो ये लड़के ने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, ऐसे। मेरे ख्याल से तो कोच का काम ही यही है ना, वो एनालाइज करे क्या, देखो फला लड़के का मुझे ये वीक पॉइंट नजर आ रहा है, उसका पैर आगे नहीं निकलता, पीछे नहीं जाता, वो शॉर्ट बॉल पे वीक है, ये सारी चीजें उसको नोट करनी चाहिए। बैठ के मैच देखे डेटा एक्सपर्ट के साथ, डेटा एक्सपर्ट बेचारा तो उसने क्रिकेट ही नहीं खेली होगी, तो ये कोच का काम है, बैठ के करे और फिर उसके बाद वो बैठ के लड़कों को बताया। उससे पहले जो बात हो रही थी कि जी श्रीलंका की स्कूल की क्रिकेट बहुत तगड़ी है, हमें अपने अंडर 19 की तगड़ी करना है। माजरत के साथ पीसीबी बुरा ना मनाए, ये मैं सिर्फ उनको ये कह रहा हूँ कि बुरा मान जाएंगे सिकू भाई। राशिद भाई कह रहे बुरा मान जाएंगे, मगर नहीं बिल्कुल अच्छी सॉलिड बात करें, बट आई प्रॉमिस यू हम इस पे और बात करेंगे। पिछले साल हमने अंडर 19 ही नहीं कराए ना यार, कितना जुल्म किया हमने। ये चीजें नकवी साहब आपको प्लीज देखनी पड़ेंगी कि अंडर 19 हमारी बेसिक्स है, हमारी वो जड़ है, इसको हमने करना चाहिए। अब पाकिस्तानी कोच की बात हुई थी तो अजहर महमूद है ना पाकिस्तानी कोच, वो भी ऐसे कोच हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहते। वो बात जिसने भी कही बिल्कुल सही कही है कि जो पाकिस्तानी कोच है वो पाकिस्तान में का होना है तो फिर वहां रहे, ताकि वो देखे तो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा हमारे साथ जो जुल्म हो जाता है ना वो ये हो जाता है। ठीक है, चले अब वापस हम आ जाते हैं संडे के मैच में, क्योंकि अब सब कुछ पूछे, कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं, आप बाहर जाओ सब पूछ रहे हैं आप क्या प्लेइंग 11 खिलाएंगे, आपके एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट्स, आप लोगों के पास मौका है, आप लोगों ने सबने भी प्लेइंग 11 आई एम श्योर रेडी कर लिया। राशिद भाई की तो मैंने कल सोशल मीडिया पे देख ली, मगर भट्टी साहब आप क्योंकि वहीं मौजूद है, आपको क्या खबरें सुनाई दे रही हैं? पाकिस्तान टीम ने भी कोई अपनी प्लेइंग 11 बनाई है कि नहीं? हम तो बना लेंगे। देखिए फातिमा, हम अगर माइक हैसन जो इस वक्त पाकिस्तान टीम को कंट्रोल कर रहे हैं, उनका अगर ओवरऑल इंटरनेशनल हम उनका तजर्बा देखें या उनका माइंडसेट देखें, एक तो वो जहां भी कोच गए हैं, न्यूजीलैंड में भी गए तो रॉस टेलर जैसे प्लेयर को उन्होंने रिटायरमेंट करवा दी, वो अपनी टीम बनाते हैं, अपने प्लेयर्स लाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड में बाज़ ऐसे लोगों को ऑलराउंडर बना दिया जो उनसे पहले ऑलराउंडर नहीं थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ऑलराउंडर्स पर। अब पाकिस्तान की टीम देख लें कि वो 8-8 बैट्समैन खिला रहे हैं, लेकिन हम मैच जो है वो बड़ी टीमों से आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा माइक हैसन चेंज नहीं करेंगे। मुझे तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट वही टीम खेलेगी माइक हैसन की जो अभी हमने आखिर में यूएई वाली टीम देखी थी। लेकिन मेरे अपने हिसाब से जो मेरे 11 खिलाड़ी हैं कि मोहम्मद हारिस और फ़खर जमान को इनिंग्स ओपन करनी चाहिए, साहबजादा फरहान को 1 डाउन पे भेजें, सलमान अली आगा चौथे नंबर पर आएँ, उसके बाद मिडिल ऑर्डर जहां आके हम लड़खड़ा जाते हैं वहां हुसैन तलत
को मेरा ख्याल में डालना चाहिए। उसके बाद हसन नवाज़, फिर मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़। तो मेरे ये 11 खिलाड़ी हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमें मिडिल ऑर्डर में एक पक्का बैट्समैन चाहिए, क्योंकि हुसैन तलत एक तो स्पिन को भी अच्छा खेल लेते हैं, फिर हुसैन तलत से हम 1-2 ओवर्स मीडियम पेस करवाते हैं, बॉलिंग भी करवा सकते हैं। बट इट विल बी वेरी अनफेयर ऑन हुसैन तलत फॉर गिविंग अ हाई प्रेशर मैच एज वेल, क्योंकि आपने उनको कंटिन्यूसली खिलाया भी नहीं, तो ये भी अनफेयर हो जाएगा। बट ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि ही डज प्ले वेल अगेंस्ट स्पिन। सो चलिए ठीक है, राशिद भाई आप आ जाएं अपनी प्लेइंग। मैं माजिद भाई से एक सवाल पूछता हूँ कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट आया है कल रात में, जो कि इनको मोटिवेशनल स्पीच देगा संडे वाले मैच के लिए? कोई इतला है आपके पास?